चलिए बाबू, हम लोग पिछले क्लास में हेडिंग बनवाए थे। हेडिंग क्या बनवाया गया था? आवाज नहीं। नाविकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ, यही ना? देखिए, तो कहता किसी परमाणु में उसके प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, मैंने कहा जाए तो परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या के आधार पे, चूंकि ये वेरी करते रहता है, चेंज करते रहता है, किसी भी परमाणु को हम लोग पदार्थ को कितने भागों में, 3 भागों में बांटे। कितने भाग बांटे हैं? 3 भाग में बांटे हैं, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। ठीक है, ये पढ़ाया भी क्या होगा आपको 11th में, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, ये 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब बारी बारी से इन्हीं तीनों को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हेडिंग तो बना ही लिए थे, चलो नहीं बनाए बोले हेडिंग बना लेंगे। नाविकों का वर्गीकरण, नाविकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर। लिखिए, उसके नीचे लिखिएगा, नाविकों में परमाणु संख्या तथा, नाविकों में परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या, नाविकों में परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या, नाविकों में परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाविकों को परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाविकों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। नाविकों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। नाविकों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, समस्थानिक। नंबर 1 पहला क्या होगा बाबू? समस्थानिक। देखो तो कुंदन लेके चल रहे हैं, जाओ कोई जाकर देखो तो नीचे। मार्केट शायद ऑफिस में चल गया होगा, कुंदन कर लेके चल गए हैं। समस्थानिक, समस्थानिक या इसी का नाम होता समप्रोटॉनिक। इसी का नाम क्या बाबू? समप्रोटॉनिक। समप्रोटॉनिक, समस्थानिक या समप्रोटॉनिक। इंग्लिश में कहते हैं आइसोटॉप। क्या कहते हैं इंग्लिश में? आइसोटॉप। ISOTOPES, आइसोटॉप। पहला क्या है लिख लीजिए, समस्थानिक या समप्रोटॉनिक आइसोटॉप्स। नंबर 2, दूसरा वर्ग में इसको बांटा गया है वो है समभारिक। क्या है बाबू? समभारिक, आइसोबर, समभारिक, 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 आइसोबर। और तीसरा भाग जो बांटा गया है
वो है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक, 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 आइसोटोन, आइसोटोन, समन्यूट्रॉनिक, आइसोटोन। अच्छा, हम लोग को याद होगा परमाणु संख्या को ए से लिखते थे और द्रव्यमान संख्या को जेड से, याद है ना? परमाणु संख्या को और द्रव्यमान संख्या को जेड से याद होना चाहिए। अब नंबर 1 हेडिंग बना दीजिए, समस्थानिक। तो नंबर 1 समस्थानिक लिख के रेस मारेंगे। समस्थानिक, इसको लिख लिया ना बाबू? अब पहला हेडिंग बना लेंगे समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक देखिए, ठीक है, समस्थानिक, ठीक है, माने उसका स्थान बताने वाला। कौन बताने वाला? स्थान बताने वाला। अच्छा, स्थान कहाँ बताएगा? पीरियोडिक टेबल। कहाँ बाबू? चलिए बताइए, जो मॉडर्न आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल जो है, वो किस पर आधारित है? परमाणु संख्या की परमाणु द्रव्यमान? परमाणु है ना? जो वर्तमान में आवर्त सारणी है, मॉडर्न जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी एक किस पर है सजाया हुआ? परमाणु संख्या पे। इससे पहले था परमाणु द्रव्यमान पे, नहीं? हाँ, इसको कई बार अपटूडेट किया गया। अपटूडेट में जो वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी है, ये परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या कहाँ से आता है? प्रोटॉन की संख्या। कहाँ से आता है? प्रोटॉन की संख्या। याद रखिएगा, अभी परमाणु संख्या नहीं लिखवाए हैं। और करके देखो कि किसी भी नाभिक में पर किसके प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। लिखवाए थे। और फिर द्रव्यमान संख्या भी लिखवाए हैं, या परमाणु द्रव्यमान, जिसमें प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों को जोड़ देंगे। दोनों क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो क्या मिलेगा? परमाणु द्रव्यमान मिलेगा। क्लियर? तो कहता बाबू समस्थानिक, देखो नाम से सुनिए, सम माने बराबर, स्थानिक माने जिसके स्थान के बारे में होता है। वो स्थान मतलब कि परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या माने प्रोटॉन की संख्या। तो कहता है यह किसी भी तत्व के लिए होगा, विशेष तत्व के लिए, जिसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर रहेगा। प्रोटॉन की संख्या क्या रहेगा? बराबर। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहेगा। न्यूट्रॉन की संख्या क्या रहेगा? अलग अलग। और प्रोटॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग। उसको कहेंगे समस्थानिक। क्या कहेंगे? मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परमाणु संख्या बराबर लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग। परमाणु संख्या बराबर लेकिन परमाणु द्रव्यमान, तो क्या बन जाएगा? समस्थानिक। याद हुआ सबको? तो दिक्कत? समस्थानिक तो दो परिभाषा, पहला प्रोटॉन की संख्या बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग। या दूसरा बोल सकते हैं जिसका परमाणु संख्या बराबर लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। कोई दिक्कत? कई बार पूछा है 2 नंबर में, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? इसके 2 उदाहरण दे। क्वेश्चन यही रहेगा, समस्थानिक से आप क्या समझते? इसके 2 उदाहरण दे। संभारिक से आप क्या समझते? इसके 2 उदाहरण दे। समन्यूट्रॉनिक से आप क्या समझते? इसके 2 उदाहरण दे। क्वेश्चन यही रहता है यहाँ से, ठीक है? तो लिखा जाए समस्थानिक, लिख के समझना है। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के रहेगा, काहे की परमाणु संख्या बराबर है। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में
जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होता है, किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिसके नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होता है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। उस तत्व को, उस तत्व को समस्थानिक, उस तत्व को समस्थानिक कहते हैं। उस तत्व को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। उस तत्व को समस्थानिक कहते, याद रहेगा वो, प्रोटॉन की संख्या बराबर, प्रोटॉन की संख्या लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, उसको क्या कहेंगे? या करके दूसरा परिभाषा लिखिए, दोनों में से कोई लिखेगा गलत नहीं होगा। अब क्या लिखवाएंगे? तब प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या होता है ना, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दे तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो परमाणु संख्या बराबर लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग। अब परमाणु संख्या बराबर मैंने तत्व एक ही रहेगा, तत्व क्या रहेगा? एक ही। जैसे हाइड्रोजन तो दो गो, या हाइड्रोजन का तीन गो ना, हाइड्रोजन का तीन समस्थानिक, तो हाइड्रोजन तीनों में रहेगा, उसका परमाणु संख्या 1 1 1 तीनों में रहेगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या कर जाएगा? चेंज हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान चेंज हो जाएगा। ठीक है, लिखिए, या करके लिखिएगा दूसरा, एक ही तत्व, एक ही तत्व के एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों, एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों में, एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों में परमाणु संख्या, एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों में परमाणु संख्या ब्रैकेट में जेड, परमाणु संख्या ब्रैकेट में जेड, मैंने परमाणु संख्या को जेड से लिखते हैं, परमाणु संख्या जेड समान होते हैं, परमाणु संख्या समान होते हैं, किंतु परमाणु संख्या समान होते हैं, किंतु द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या समान होते हैं, किंतु द्रव्यमान संख्या, किंतु द्रव्यमान संख्या क्या होता? अलग अलग होते हैं। परमाणु संख्या समान होते हैं किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, तो उन्हें उस तत्व का, तो उन्हें उस तत्व का समस्थानिक कहते हैं, तो उन्हें उस तत्व का समस्थानिक कहते हैं, उन्हें उस तत्व का समस्थानिक कहते हैं। जैसे याद रखिए बाबू, अगर एग्जाम में आप समस्थानिक का परिभाषा लिखे और एग्जाम्पल नहीं दिए तो 1 नंबर मिलेगा। क्या नंबर मिलेगा? 1 नंबर। ठीक है, 2 में 2 नंबर चाहिए तो डिफिनीशन भी दोनों में से कोई एक हो, पहले का वाला देना ज्यादा परफेक्ट है। ठीक है, जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, उसको समस्थानिक कहते हैं। परिभाषा दे देंगे और एग्जाम्पल, कम से कम 2 एग्जाम्पल हम लिखवाएंगे, 3-4 गो, लेकिन कम से कम एग्जाम में कितना देना होगा? 2 एग्जाम्पल देना ही चाहिए। क्योंकि 2 नंबर का है तो 2 एग्जाम्पल तो बनता है, और 4 को 5 को देने से कोई फायदा नहीं है।
लेकिन एगो लिखने से घटा भी है। ठीक है, तो हर चीज का नहीं, जैसे बच्चों का सवाल रहता है सर कितना लाइन लिखे, कितना बड़ा लिखे, तो ये कितना लाइन या कितना बड़ा नहीं होना चाहिए, उसका आंसर एक ही को है। जिस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो लिखेंगे, कितना लाइन जाएगा इससे मतलब नहीं है। जिस कोई पूछे कि सर 5 नंबर वाला क्वेश्चन को कितना बड़ा हम लिखे या कितना पेज में लिखे, अब सोचो अगर एक बार दे दिया 5 नंबर का क्वेश्चन कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल माने विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। ठीक है, अब ये तो 1.5 पेज में हो जाएगा कि नहीं, 1.5 पेज नहीं जाएगा, एको पेज 1.25 पेज में हो जाएगा। अब वही क्वेश्चन 5 नंबर में दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर से आप क्या समझते हैं, इसकी बनावट, कार्य विधि एवं इसके ह्रास को लिखे। हाँ, सबको सिद्धांत, बनावट, कार्य विधि, ह्रास सब दे दिया। अब ये कै पेज में जाएगा, 2.5 पेज में चला जाएगा। हाँ है ना, 2.5 पेज में तो आराम से जाएगा, उससे कम में तो चांस नहीं है। अब बताओ एक ही 2 क्वेश्चन हम लोग लिए, एगो जा रहा 1.5 पेज में, एगो जा रहा 2.5 पेज में। अभी कैसे बोला जा सकता है कितने शब्दों में लिखना है? ये हिंदी वगैरह में संभव है, निबंध में 250 शब्दों में लिखिए, साइंस में ये पॉसिबल नहीं है। प्रूफ है तो 1 पेज में हो जाएगा, लंबा वाला है, कंडीशन वाला है तो लंबा जाएगा। एक कभी नहीं टेंशन लेना है कि कितना लाइन लिखे, कितना शब्द लिखे। 1 लाइन का परिभाषा तो 1 लाइन में लिखेंगे, 4 लाइन का डेफिनेशन तो 4 लाइन में लिखेंगे। अब कोई कहेगा कि ना सर हमारे सर कहते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन 4 लाइन में लिखना है, अब परिभाषा में 1 लाइन के है तो 4 लाइन कैसे बनावेंगे? फटाफट चीजें फिर लिख देंगे, फिर टीचर गलती काट देगा। वो गलती नहीं, वो जमाना लद गया, खत्म हो गया जब गीता से नंबर मिलता था। आप जो लिखिएगा उसी का नंबर मिलेगा, सही से लिखना है। एग्जाम्पल सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का। सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल किसका है? हाइड्रोजन का। क्या हो जाएगा वो का हाइड्रोजन, इसको कहते हैं परमाणु संख्या, इसको कहते हैं परमाणु संख्या, है ना। वो H11 या फिर H परमाणु संख्या समान रहेगा ना, H2 हो गया और क्या हो गया 1H3। कोई दिक्कत? नोट करो और नोट करते चलो। पहला नंबर एग्जाम्पल। दूसरा ऑक्सीजन का, O इधर 8 और इधर कितना हो जाएगा 16, फिर से O इधर 8 और इधर क्या हो जाएगा 17 और फिर से हो जाएगा O 8 और कितना 18। नंबर 3 Ne किसका है? क्या होगा 10 10 10 20 10 21 21 और अगला हो जाएगा 10 Ne कितना हो जाएगा 22। हाँ और लिखवा दे या हाइड्रोजन का समस्थानिक है। अभी क्या सिखाए थे? परमाणु संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। नीचे वाला परमाणु संख्या होता और ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान होता है। बाबू हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, हम इतने करेंगे, बाकी केमिस्ट्री में पढ़ना था। ठीक है, मेरा ख्याल है ना, वो केमिस्ट्री में आपको है कि एकरा का कहेंगे, एकरा का कहेंगे, एकरा का कहेंगे। हमारे पास इतने काम है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक, नियोन का 3 समस्थानिक, बस नाम अलग अलग हो जाता है। नाम क्या जाता है? अलग अलग। वो आपको कुंदन सर बताएंगे, हरिशंकर सर बताएंगे। ठीक है, किसका का होगा। नेक्स्ट चौथा लिखो, ये नहीं सोचना कि सबके 3 को होगा, सबका 3 को नहीं होता है। जैसे चौथा नंबर आपको देते हैं एग्जाम्पल क्लोरीन का Cl किसका? क्लोरीन होगा ना। चलो 17 Cl 35 और 17 जगह बाहर हो जाएगा फिर से कैमरा से।
नंबर 4, अरे काट पे बाबा हमारा भी तो स्टैंडर्ड वाला कैमरा जुगाड़ लगा है। चलिए आगे 17 Cl 37, ठीक है। हाँ इसका दूसरे को होता है, क्लोरीन का कै गो होगा? 2 गो। चलो एक पचमा भी लिख लो, यूरेनियम 92 235 और 92 238। नाम अगर नहीं याद है तो ब्रैकेट बगल में लिख लेना, एक बगल में हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का, नियॉन का, क्लोरीन का, यूरेनियम का, ठीक है। इनमें से कोई भी आप 2 एग्जाम्पल एग्जाम में दे दीजिएगा, कोई भी 2 को। चलो नोट करो पांचों। नोट करने के बाद हेडिंग बनाएंगे समभारिक। हो गया बाबू। नंबर 2 समभारिक, इसको इरेज करते हैं। नंबर 2 समभारिक, समस्थानिक से क्या ना बाबू? अब लिखेगा समभारिक। समभारिक में क्या होगा? द्रव्यमान संख्या बराबर, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग। द्रव्यमान संख्या बराबर और परमाणु संख्या अलग अलग हो जाए, अब उसको क्या कहेंगे? समभारिक कहेंगे। मतलब कहने का हुआ बाबू कि उसका न्यूट्रॉनो, ठीक है, न्यूट्रॉनो का मतलब होता है जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हो जाए, ठीक है। तो कहता है कि वैसा परमाणु के नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों की कुल संख्या समान हो। न्यूट्रॉन नहीं बोल रहे हैं, न्यूट्रॉनों की कुल संख्या समान हो, किंतु प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? अलग अलग हो, लेकिन कुल संख्या दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या रहना चाहिए? समान होना चाहिए। इसी को हम लोग फिर दूसरा पास ऐसे देंगे कि वैसा परमाणु जिसमें परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो किंतु परमाणु द्रव्यमान समान हो। परमाणु द्रव्यमान क्या हो? समान हो, उसको क्या कहेंगे? समभारिक। क्या कहेंगे बाबू? समभारिक। लिखा जाए, लिखिए लिखिए। वैसा नाभिक जिसमें न्यूक्लियोनो, लिख दे रहे बाबू, न्यूक्लियोनो, ऐसे न्यूक्लियोनो, न्यूक्लियोनो, इसका मतलब होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। वैसा नाभिक जिसमें न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, वैसा नाभिक जिसमें न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, परंतु न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, परंतु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, परंतु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, परंतु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होता है, उसे समभारिक कहते हैं। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होता है, उसे समभारिक कहते हैं। उसे समभारिक कहते हैं। या करके लिखेगा एक और डेफिनेशन, या करके एक और डेफिनेशन लिखेगा वो वैसा नाभिक जिसमें परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं इसी को, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, एक ही को लिखना। वैसा नाभिक जिसमें परमाणु द्रव्यमान समान हो, नाभिक जिसमें परमाणु द्रव्यमान समान हो, किंतु परमाणु द्रव्यमान समान हो, किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, तो उस तत्व के नाभिक को, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तो उस तत्व के नाभिक को, उस तत्व के नाभिक को, उस तत्व के नाभिक को परमाणु, एक सेकेंड, नाभिक को समभारिक कहते हैं। तत्व के नाभिक को समभारिक कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? समभारिक कहते हैं। नाभिक को समभारिक कहते हैं। जैसे समभारिक कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल, नंबर 1 में हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन मित्रों तो लिखे थे 1H3, 1H3, ये हो गया परमाणु संख्या 1 बाबू, और परमाणु द्रव्यमान 3। और हीलियम की अगर बात करेंगे इसका परमाणु संख्या 2, परमाणु संख्या कितना 2, लेकिन परमाणु द्रव्यमान 3 होता है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर, लेकिन परमाणु संख्या क्या हो गया? नंबर 2, दूसरा नाइट्रोजन और कार्बन N714 और कार्बन का C614, नाइट्रोजन और कार्बन। नंबर 3 ऑक्सीजन और O817 और F से किसको लिखते हैं? क्लोरीन ना। चलिए यहां से आ गया 9 और 17। ये हो गया कैसा? समभारिक।
अच्छा ध्यान रखिएगा, समस्थानिक में क्या था कि उसका परमाणु संख्या सेम था, तो उसको आवर्त सारणी में एक ही जगह पे रखा जाता है, लेकिन ये आवर्त सारणी में क्या रहेगा, अलग अलग, क्योंकि इसका परमाणु संख्या क्या है, अलग अलग। जैसे ई रहेगा 1 पे, ई रहेगा 2 पे, ई रहेगा 6ठा स्थान पे, ई रहेगा 7वां स्थान पे, ये 8वां पर, तो ही इस तरीके से और भी है, लेकिन हमको तो 2-3 से ही काम है, कोई दिक्कत। हो गया सम भारी, क्या हो गया, सम भारी। नेक्स्ट नंबर 3, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक क्या बाबू, तो सम और न्यूट्रॉनिक माने न्यूट्रॉन, वैसा परमाणु जिसका नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। कहने का मतलब हुआ परमाणु संख्या भी अलग अलग हो और द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग हो, परमाणु संख्या भी अलग अलग और द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या मतलब दोनों का अंतर क्या हो, समान हो। याद रखिएगा, हमको जेड अति परमाणु संख्या को कैसे लिखे थे, जेड से ना, और द्रव्यमान संख्या को ए से, तो ए बराबर होता है कितना, फोटोन प्लस न्यूट्रॉन, फोटोन प्लस न्यूट्रॉन, और फोटोन की संख्या को जेड लिखते हैं ना, तो ए बराबर हो जाता है जेड प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का स्मॉल है ना, स्मॉल जेड प्लस ए, ये आपका न्यूट्रॉन का स्मॉल है ना, फोटोन, हाँ ठीक है, फोटोन को स्मॉल पी, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई और न्यूट्रॉन को स्मॉल ई, ठीक। या प्रोटॉन को प्लस ई भी लिखा जाता है, प्रोटॉन को प्लस ई भी लिखा जाता है। तो सब न्यूट्रॉनिक में क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा, किसकी संख्या समान होगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या निकालना रहे तो कैसे निकलेगा, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगी, किसकी निकलेगी, किसके, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है, क्लियर ना। चलिए लिखा जाए, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक देखो, वैसा नाभिक, सम न्यूट्रॉनिक वैसा नाभिक जिसमें, वैसा नाभिक जिसमें, वैसा नाभिक जिसमें, जिसमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या, वैसा नाभिक जिसमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या, केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है, वैसा नाभिक जिसमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है, समान होता है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। या करके एक और परिभाषा लिख दीजिए, जाकर देखो, वैसा परमाणु जिसके नाभिक में, वैसा परमाणु जिसके नाभिक में परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, वैसा परमाणु जिसके नाभिक में परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या
भिन्न भिन्न हो किंतु न्यूट्रॉन की संख्या सामान्य हो। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। समान हो उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। नीचे स्टार मार्क लिखेगा। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, स्टार मार्क, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। नीचे में लिख देगा न्यूट्रॉन की संख्या को n से लिखेंगे, n बराबर a माइनस जेड। a टू जेड ना पढ़ देना, n बराबर a टू जेड। वो नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना? n बराबर a माइनस जेड। याद रखें क्या अच्छा तरीका है नहीं, n बराबर a टू जेड। एग्जाम्पल, और माइनस एटूना है। परमाणु द्रव्यमान पे से लिखे थे, और परमाणु संख्या जेड से बड़ा लेके के कंफ्यूजन होता है, लगता है परमाणु संख्या ज्यादा रहता है तो जेड होना चाहिए, और परमाणु द्रव्यमान छोटा रहता है तो ए होना चाहिए, लेकिन उल्टा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल, इसका भी 2-3 एग्जाम्पल कर ही लेते हैं। नंबर 1, में 3Li किसका? लिथियम का 7 एवं 4Be8। Be किसका हो? ना। नंबर 2, दूसरा 1H3 एवं 2He4। सम न्यूट्रॉनिक है। 2He4 सम न्यूट्रॉनिक है। बाबू सम न्यूट्रॉनिक है। चलिए हो गया ना? ये तीनों में किसी को दिक्कत? आप लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में। किसके पदार्थ के बारे में? रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव बीटा। चलिए हेडिंग बना लिया जाए, लिख रहे हैं रेडियो। रेडियो सीना सुना ना, क्यों रेडियो बजे बड़ा रहेगा। एक्टिवता,
रेडियो एक्टिविता, रेडियो एक्टिविटी RADIOAEIVITY, रेडियो एक्टिविटी। RADIOAC होगा, RADIOACTIVITY, सी आप छुटा था उसी करो। रेडियो एक्टिविटी, चलिए आ लीजिए। रेडियो एक्टिविटी है क्या, आप समझते हैं? बात है 1896 का, कब की बात है? 1896 में, ठीक है। एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, कैसा थे? फ्रांस के रहने वाले थे, हेनरी बेकुरल। बेकुरल क्या नाम था? बेकुरल, ठीक है। इन्होंने क्या देखा कि यूरेनियम जैसे गुण रखने वाले पदार्थों से, मैंने खास करके यूरेनियम से स्वतः एक अदृश्य किरण निकल रहा। कैसा किरण निकल रहा? अदृश्य, और वह स्वतः निकल रहा। कैसे निकल रहा? स्वतः का मतलब हुआ कि उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स हमको लगाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप उससे एक प्रकार का किरण निकल रहा है, ठीक है। और उसी किरण, और वो किरण जो था वो किसी अपारदर्शी पदार्थ में भी पार हो जा रहा था, जैसे एल्युमिनियम, लोहा वगैरह जो था ना, उससे भी क्या हो रहा था? पार हो रहा था अपारदर्शी पदार्थ से, ठीक है। और ये फोटोग्राफी प्लेट को भी प्रभावित करता था। किसको प्रभावित कर रहा था? फोटोग्राफी प्लेट को भी प्रभावित कर रहा था। और तो इसी को बोला गया क्या जी? रेडियो एक्टिव पदार्थ। क्या कहा गया? रेडियो एक्टिविता क्या कहा गया उसको? रेडियो, ठीक है। तो जो किरण उससे निकल रहा था, जो अदृश्य किरणें थे, ठीक है, और जो किसी पदार्थ को भेद सकता था, अपारदर्शी पदार्थ में जिसके पार प्रकाश नहीं जाता, उसके पार भी हो जा रहा था, ठीक है। तो ये जो प्रकाश निकला उसी को क्या कहा गया? रेडियो एक्टिविता। और जिस पदार्थ से निकल रहा था उसको कहा गया रेडियो एक्टिव पदार्थ। कहा क्या उसको? रेडियो एक्टिव पदार्थ। ये काफी खतरनाक होता है, इसके संपर्क में आने से मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। और जब युद्ध होता है तो युद्ध के लिए ऐसे भी कहा जा रहा है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, होने के कंडीशन में था, लेकिन यूक्रेन और किसके बीच युद्ध चल रहा था? रूस और यूक्रेन के बीच। कोई युद्ध नहीं, मैंने वो अलग तरह का युद्ध है कि वो शीत युद्ध है, समझे? वो युद्ध नहीं किए, क्योंकि रूस के पास इतना शक्ति है कि अगर वो चाहता तो युद्ध को एक आध सप्ताह के अंदर खत्म कर लेता, ठीक है। लेकिन वो चाह रहा है कि उसको हमको कब्जा करना है, तो उसको इतना ज्यादा नुकसान ना किया जाए कि हम कब्जा करें तो बहुत खर्च हो, इतना नुकसान करें कि जिसको फिर कब्जा करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। अब मान लो हमारा भारत को हराना है पाकिस्तान पे, ठीक, कब्जा करना है पाकिस्तान पे, तब मार देंगे परमाणु बम, तब पूरे पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगा, आदमी सब, जमीनों बंजर उंजर हो जाएगा, कुछ यूज लाइक रहवे नहीं करेगा, कोई बिल्डिंग मैंने वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बचेगा। तो ऐसा फिर लेने से क्या फायदा, समझे? तो सोच रहा कि इस तरीके से कि हार भी जाए और वहां का स्ट्रक्चर वगैरह जो है, चीजें जो है, लोग जो है वो बच्चे भी रहे, इस वजह से इतना लंबा चल रहा है, ठीक है। ये तो हराना रहता तो एक सप्ताह काफी था। देखिए युद्ध लग रहा था ऐसा कि युद्ध छिड़ जाएगा, लेकिन एक शक्तिशाली देश था और बाकी देश
उसको चाहा तो मदद करना, लेकिन सपोर्ट जाके नहीं किया। वो कहा कि ना तुमको सामान नहीं लड़ना, तुमको खुदे है। तो ऐसे थोड़े, अब उसके तरफ से लड़ने लगता कोई देश, अमेरिका कोई भी और भी देश शक्तिशाली जो था, युद्ध छिड़ जाता तीसरा विश्व युद्ध। और तीसरा विश्व युद्ध अगर छिड़ा तो फिर महंगाई की बात ही छोड़ दीजिए, महंगाई तो बढ़वे करेगा, कई 100 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। उसको बात छोड़ दीजिए, आदमी का जीवन मुश्किल पे आ जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे हथियार बन गए हैं कि जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। कई देश छुपा छुपा के रख लिया हथियार को, लोग को बता ही नहीं रहा कि हम इतना खतरनाक हथियार बने ले। और जब युद्ध में उसका इस्तेमाल होने लगेगा तो समझ रहे हैं ना, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, हाँ सब है ये। उसमें से भी क्या होता, तो कई बम जो है, घातक हथियार जो है, वो उससे निकले, जब वो ऐसे चीजों का इस्तेमाल उसमें किया जाता मटेरियल का, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को, तरंगों को छोड़ने का काम करता, और इतना खतरनाक होता कि हमारे शरीर को क्या कर देगा, हाँ छिद्र, माने दिखेगा नहीं छिद्र, लेकिन वो छिद्र कर देगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। जिससे कहा जाता है ना कि सर, जैसे हम बताएं कि अगर मान लो कि एक हाइड्रोजन बम या परमाणु बम यहाँ गिरा दिया जाए, गया में अगर एक परमाणु बम गिरा दिया जाए, तो हम बोलते हैं कि पूरा गया छोड़ दो, बोध गया तक साफ हो जाएगा, ठीक। तो साफ उसके विस्फोट से नहीं होगा, वो विस्फोट से इतना दूरी कवर नहीं करेगा। क्या होगा, तो जब परमाणु बम यहाँ पे मान लीजिए गिराया गया, इतना बड़ा सर्कल को कवर कर रहा, तो विस्फोट मान लीजिए इतना ही बड़ा होगा, थोड़ा सा ही दूर में, माने विस्फोट के कारण लगभग 500 मीटर के आसपास के लोग, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर विस्फोट हो, तो उधर चंदौती थाना तक, इधर आशा सिमोड़ तक विस्फोट के कारण सब तहस नहस हो जाए, बिल्डिंग वगैरह सब गिर जाए, सब स्ट्रक्चर खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन व्यक्ति जो मरेंगे वो यहाँ तक का मरेगा, क्योंकि इससे जो निकलने वाले किरण होंगे वही रेडियो तरंगे होगा। कौन सा तरंग होगा, रेडियो तरंग होगा। और ये रेडियो तरंग यहाँ तक जितने भी व्यक्ति, जितने भी पशु जीवित प्राणी मिलेंगे, सब कुछ को क्या कर देगा, तबाह कर देगा, नष्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ तक बोला तो सब झुलस उलस के सब तरह से मर जाएगा, बम नहीं है। आगे वाला जो मरेगा वो बीमारी के कारण मर जाएगा 2 से 3 दिन में, 2 से 3 दिन में सब खत्म, माने इतने दूर में कोई बचाव वाला ना आवेगा, कोई पुलिस, कोई नेता, कोई नहीं, समझे। और सबसे बड़ी बात है कि अभी इंडिया के पास अगर परमाणु हमला होता है, बोल तो रहा कि परमाणु हम भी बनाए हुए हैं, खाली बनाइले रहे ऐसा नहीं होगा, तुम छोड़ोगे तो वो भी तो छोड़ेगा। तब बचाने का आपके पास उपाय कहाँ है? आप अंडरग्राउंड अति कै को बने हैं जिसमें पब्लिक को रख सकते हैं? बिहार में तो एको न है, एको नहीं है, समझे। उसके लिए अंडरग्राउंड अति होना चाहिए, हाँ बंकर, ठीक है, जिसमें मोटे स्टील की काफी मोटा चदरे का इस्तेमाल होता है और कई उसकी खूबियां चीजें हैं, ठीक है। हाँ, जो नया वाला संसद भवन बना है ना, वही संसद भवनों में न था, या होगा तो उसका बहुत छोटा होगा। नया वाला जो बना है ओकरा में है, बनवाया गया है। या फिर अंडरग्राउंड पुल वगैरह जो अति है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको अति रोक कर। लेकिन इधर तो एको नहीं है और बनेबो नहीं करेगा सर, रोड तो बन ही न रहा है बिहार में ना, उसकी तो बातें छोड़ दीजिए। बन भी जाएगा तो ऐसा बनावेगा ठेकेदार लोग की, अगर छोड़ नहीं तो अंदर अंदर जमीन में किराए के शून्य पड़ दे, बम गिरे से पहले वही गिर जाएगा। आदमी बम से बच जाए, और गिरे से कोई न बचेगा। चलिए रेडियो एक्टिविटी, देखो सन 1896 में रेडियो एक्टिविटी, सन 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक, सन 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक सन 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल, हेनरी बेकुरल
बेकुरल ने देखा कि हेनरी बेकुरल ने देखा कि यूरेनियम से कुछ अदृश्य विकिरण स्वतः ही निकल रहा है जो अपारदर्शी पदार्थ को पार करने की क्षमता रखता है। अपारदर्शी पदार्थ को पार करने की क्षमता रखता है। अपारदर्शी पदार्थ को पार करने की क्षमता रखता है तथा फोटोग्राफी प्लेट को भी प्रभावित करता है। फोटोग्राफी प्लेट को भी प्रभावित करता है। इन विकिरणों को फोटोग्राफी प्लेट को भी प्रभावित करता है। इन विकिरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। ये जो विकिरण होगा उसको क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव किरण कहते हैं। इन विकिरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। रेडियो एक्टिवियता लिख कर समझिएगा। रेडियो एक्टिवियता किसको कहेगा? वो रेडियो एक्टिवियता। तो किसी भी पदार्थ से अगर स्वतः विकिरण निकलता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिवियता। और जिस पदार्थ से स्वतः निकलेगा विकिरण उसको कहेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ। अब सुनो, यहाँ पर सवाल आता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ या रेडियो एक्टिवियता का खोज किसने किया? तो हम लोग का तुम लोग को लग रहा है कि सर हेनरी बेकुरल कहेंगे, लेकिन नहीं, मैडम मेरी क्यूरी है। मैडम कौन है? मेरी क्यूरी। क्योंकि इसने केवल बेसिक चीजों को दिया, इसके बारे में डिटेल में किसने किए? मैडम मेरी क्यूरी। और उनके हस्बैंड थे, हस्बैंड का नाम था पियरे क्यूरी। क्या नाम था उसका? पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी। ठीक है, हाँ, ये दोनों मिलकर हस्बैंड वाइफ थे, दोनों मिलकर रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में गुण को बतलाया और पूरा डिटेल में किया। इसके बाद रदरफोर्ड यहाँ भी आए हैं। ठीक है, रदरफोर्ड यहाँ भी आए हैं और यहाँ पर उनको लॉर्ड रदरफोर्ड का नाम दिया गया। मतलब कि वैसे चीजों को बतलाने का काम किए हैं जो कि भगवान जैसा लोगों को लगा था। ये तो एकदम भगवान जैसे चीजों को बता रहे हैं, समझे? क्योंकि अदृश्य चीजें थी, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था, और उसके बारे में प्रॉपर्टी बताना, चीजों को बताना तो लगभग भगवान जैसा। देखिए भगवान क्या है? तो वैसे कार्य जो कर दे जो हम आम व्यक्ति ना कर सके, उसी को हम लोग भगवान कहते हैं। जैसे प्रभु श्री राम, ठीक है, पिता के कहने पर 14 वर्ष के लिए पूरे राजपाट को छोड़ के वनवास चला जाना आम व्यक्ति के बस की चीज नहीं है। आपको अभी शाम को बोला जाए कि उतना छोड़ दीजिए ना, लेकिन कि आज के बॉयज और गर्ल्स के तो शादी टूट जाता है, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाती है, तब तो डिप्रेशन में चलाता है। नहीं, डिप्रेशन में चलाता, क्या से क्या करने लगता है। ठीक, ये छोटी मोटी बातें हैं। अब सोच लीजिए, आपको कल्पना करके सोचो
कि आपको अभी तक बताया गया, शाम तक बताया गया है, रात तक सोने वक्त तक तुमको बताया जाए कि सुबह उठकर तुमको राजाभिषेक होना है, तुम अयोध्या के राजा बनोगे, और सुबह उठते हो और तैसी कहा था तुमको 15-14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है? शाम तक सोया है, चैन से एकदम सपना देख रहा है, सुबह तो राजा बनेंगे, मुकुट पहनेंगे, सब पे राज करेंगे, ठीक तरह तरह के विचार आइबे करेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। नहीं जैसे अभी का वर्तमान समय मान लीजिए कि आपका यूपीएससी में रिजल्ट निकल जाए, सब कुछ हो जाए, ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, ठीक है, रात में सोए हैं कि कल जाके यूपीएससी डीएम बनना है, ज्वाइन करना है, ठीक है, और सुबह सुबह फिर जैसे आप उठते हैं, फ्रेश होते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, तो सरकार का आदेश आ जाता है क्या चीज कि जो पिछला रिजल्ट यूपीएससी का हुआ था वो कैंसिल। समझ रहे हो ना? और हाँ उसमें और लेकिन क्या आपका वो लास्ट अटेम्प्ट था, आपका एज अब खत्म है, वो आपका लास्ट अटेम्प्ट रहे, अब एज खत्म है, अब आप नहीं दे सकते यूपीएससी। अब सोच लीजिए आपके लिए क्या उस समय आएगा, लगेगा कि अभी जिंदगी में जी के क्या करेंगे, मर ही जाते हैं, कहानी खत्म हो गया, हाँ या ना? अब सोचिए वो काम उन्होंने किया कि रात में सोते समय कह दिया क्या चीज सुबह राजा बनना है, मैंने कई दिन से वो चीजें चल रही थी, सिलसिला चल रहा था कि राजा बनना, और सुबह उठने पे कह दिया गया कि कई माता कहते हैं कि तो 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ, और वो चले गए हंसी खुशी के साथ, इसीलिए तो उनको भगवान कहा गया। यही भगवान और मनुष्य में फर्क है। अब मनुष्य बड़ा सबसे बुद्धिमान इसीलिए कहा जाता है, हम लोग से जो चीजें लगता है कि असंभव है, नहीं हो सकता है, हम नहीं कर सकते, उसको कह देते कि जो कर दिया उसको भगवान ही, भगवान का इसको में गुण है, समझे? तो ऐसे चीजों को रदरफोर्ड बताए हैं, इसलिए देखिएगा बड़ी बड़ी कोचिंग के नाम भी रहता है रदरफोर्ड क्लासेज, और केमिस्ट्री क्लासेज ही रहे दादा है ना, बड़ी शहर में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि काम बहुत अच्छा किए हैं रदरफोर्ड। कुछ गलतियां भी इनका है, न्यूटन वाला काम नहीं है कि न्यूटन जो बोले वो सब सही बोले थे, इनका कुछ कमी भी है, डिब्रॉक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव देखिए, किसी पदार्थ से स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित होते रहने की, किसी पदार्थ से स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित होते रहने की, स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित होते रहने की घटना को, स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित होते रहने की घटना को रेडियो एक्टिविता कहते हैं। उत्सर्जित होते रहने की घटना को रेडियो एक्टिविता कहते हैं। आगे लिखेगा रेडियो एक्टिव पदार्थ। नेक्स्ट रेडियो एक्टिव पदार्थ लिख के समझेगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ जिस पदार्थ से स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित होता हो, जिस पदार्थ से स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित होता हो, उसे रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। मेनली रूप से बाबू 4 गो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम और एंटीमनी।
ठीक है, बस ये 4 ही है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है, कंपटीशन वगैरह में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन रेडियोएक्टिव पदार्थ नहीं है या है। लिखो जैसे यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, एंटीनियम, हाँ, यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, एंटीनियम इत्यादि पता है बाबू, एक ऐसा पदार्थ है रेडियो एक्टिव पदार्थ, एक ऐसा पदार्थ है बाबू रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो आज के क्लास में किसी को कोई दिक्कत